हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी पर। आज की इस मैराथन क्लास में आप सभी के ट्रिपल सी एग्जाम के लिए कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे जो आप सब के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। और अगर आप ट्रिपल सी का एग्जाम दे रहे हैं या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप जा रहे हैं जहाँ पर आपसे कंप्यूटर आता है, तो आप इस क्लास को देख सकते हैं। यहाँ पर हमने बहुत सारे नोट्स आपके लिए तैयार किए हैं जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अभी एक एक करके हम आप सबके साथ डिस्कस करने वाले हैं। सो इस क्लास में बैठने से पहले आपके पास एक कॉपी और एक कलम होना चाहिए, ताकि जो भी हम यहाँ पर आपको पढ़ाएं उसको आप अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर पाएं। ठीक है, तो जो भी साथी क्लास में आ चुके हैं एक बार आप शेयर कर दीजिएगा, ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाए। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत सारे जो सवाल हैं वो करेंसी को लेकर आते हैं। करेंसी के साइज और कलर की बात की जाती है, तो आज की इस क्लास में सबसे पहले करेंसी से ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहां पर लिखते हैं सबसे पहले करेंसी नोट। ठीक है, साइज एंड कलर, साइज एंड कलर। यहां पर सबसे पहले आप लिखिएगा करेंसी, इसके बाद में यहां पर आप लिखिएगा कलर, और इसके बैक साइड की विशेषता आप यहाँ लिखेंगे, तो बैक साइड आप यहाँ लिख लो, इसके बैक साइड में क्या होता है, और इसका साइज यहाँ लिख लीजिएगा, साइज कितना होता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले 10 रुपए की हम बात करते हैं। जो 10 रुपए का नोट होता है उसका कलर क्या होता है, तो उसका कलर होता है चॉकलेट ब्राउन। चॉकलेट ब्राउन इसका कलर होता है। बैक साइड की विशेषता क्या है, कोणार्क टेम्पल इसके पीछे होता है, और इसका साइज कितना होता है 63 बाई 123 स्क्वायर। 63 बाई 123 इसका साइज होता है। अगला आपका है 20 रुपीज़ का जो नोट होता है, इसका कलर कैसा होता है, ग्रीनिश येलो इसका कलर होता है। ठीक है, और एलोरा कैप्स इसके पीछे की विशेषता है। एलोरा कैप्स इसके पीछे की विशेषता है 63 बाई 129, 63 बाई 129 स्क्वायर इसका क्या होता है, साइज होता है। ठीक है, और जो साथी क्लास में अभी भी आए हैं आप सब क्लास को एक बार शेयर कर दो, ताकि और भी बच्चे जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम है वो भी इस क्लास को देख पाएँ और ये सारी चीज़ें नोट डाउन कर पाएँ। ठीक है, 50 रुपए के नोट में जो कलर होता है वो फ्लोरेसेंट ब्लू होता है। हैम्पी विद टैरेट इसका बैक साइड का विशेषता है, और 66 बाई 135 इसका साइज होता है, याद रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं 100 रुपीज़ के नोट की। तो इसका जो कलर होता है वो होता है लेवेंडर, या फिर आप इसको लिख सकते हैं ब्लू ग्रीन। ठीक है, तो आप देख लेना क्या आपके एग्जाम में दिया गया है ऑप्शन ब्लू ग्रीन। अब जो भी दिया गया है लेवेंडर या ब्लू ग्रीन में से जो आ जाए उसको आप कर सकते हैं। रानी की वेब इसके पीछे की विशेषता है, रानी की वेब इसके पीछे की विशेषता है, या आप लिख सकते हैं क्वीन, कुंज स्टेप, क्वीन स्टेप बेल, ये इसके पीछे की विशेषता है। 100 रुपए के नोट के पीछे ये बना होता है। साइज इसका क्या होता है, साइज इसका 66 बाई 142 का होता है। 66 बाई 142 स्क्वायर इसका साइज होता है। इसके बाद अब बात करते हैं 200 रुपीज़ के नोट की, 200 रुपए के नोट की। तो इसका कलर होता है ब्राइट येलो, ब्राइट येलो इसका कलर होता है। और इसके पीछे की विशेषता क्या है, इसके पीछे की विशेषता है सांची स्तूप, सांची का स्तूप इसके पीछे होता है। 66 बाई 146 स्क्वायर क्या है, इसका साइज है। इसके बाद में अब बात करते हैं 500 रुपीज़ के नोट की। तो 500 रुपीज़ के नोट का जो कलर होता है वो कैसा होता है, स्टोन ग्रे कलर का होता है, स्टोन ग्रे कलर का होता है। इसके पीछे की विशेषता क्या है, इसके पीछे बना होता है रेड फोर्ट। ठीक है, इसके पीछे रेड फोर्ट होता है। और 66 बाई 150 स्क्वायर ये इसका क्या होता है, साइज होता है। अब बात करते हैं
₹2000 के नोट का साइज क्या होता है? सबसे पहले कलर देखते हैं, तो कलर होता है मजेंटा। मैजेंटा होता है। इसके पीछे की विशेषता क्या है? इसके पीछे बना होता है मंगलयान। क्या बना होता है? मंगलयान। और इसका अगर हम साइज देखें तो 66 बाई 166 mm²। तो ये आपके करेंसी की हमने बात कर ली है यहाँ पर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये जो बैक साइड की विशेषता है ये आपको याद रखनी है, किस नोट के पीछे क्या होता है। ये कई बार आपके एग्जाम में पूछते हैं। और कलर की बात करें तो कलर आपके सामने है, साइज की बात करें तो साइज आपके सामने है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म से। बहुत सारी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म आपके एग्जाम में आती हैं, तो पहले अब इसके बाद फुल फॉर्म देखेंगे। और फुल फॉर्म देखने के बाद में फिर हम आएंगे सर्च इंजन पर, उसके बाद वेब ब्राउजर पर आएंगे। बहुत सारे सर्च इंजन, बहुत सारे वेब ब्राउजर आपके ऐसे हैं जो टेक्स्ट आधारित हैं, बहुत सारे आपके ग्राफिकल हैं, उनकी हम बात करेंगे इसके बाद में। ठीक है ना? तो इसको आप फटाफट से नोट डाउन करिएगा। इसमें एक और खास बात याद रखना है, जो ₹1 का नोट होता है, अगर हम ₹1 के नोट की बात करते हैं या अगर हम सिक्के की बात करें, जो आपके कॉइन्स होते हैं, जो आपके सिक्के होते हैं, यानी जो आपके कॉइन्स होते हैं, कॉइन्स की बात करें तो इनको कौन छापता है, ये कौन बनाने का अधिकार किसके पास है? तो इसका अधिकार है वित्त मंत्रालय के पास में। ठीक है, ये वित्त मंत्रालय के पास में अधिकार है, वित्त मंत्रालय इसको छापता है। और इसके बाद जो आपकी करेंसी आती है, यानी ₹100 का नोट है, ₹10 का नोट है, ₹50 का नोट है, ये सब कौन छापता है? आरबीआई। तो यहाँ पर आरबीआई छापता है ये सारे नोट। ₹1 के नोट को छोड़ करके और सिक्कों को छोड़ करके बाकी सब आरबीआई छापता है। ₹1 का नोट और सिक्के जो छापने का अधिकार है, बनाने का अधिकार है, वो किसके पास होता है? वित्त मंत्रालय के पास होता है। और जो आपके ₹10 का नोट है, ₹20 का नोट है, या फिर आगे जो जितने भी आपके करेंसी है ना, उस पर जो सिग्नेचर होते हैं वो गवर्नर के होते हैं। बट जो ₹1 का अगर नोट छपता है तो इस पर सिग्नेचर किसके होते हैं? इस पे आपके वित्त सचिव के सिग्नेचर होते हैं। वित्त सचिव के सिग्नेचर होते हैं ₹1 के नोट पर। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए अब कुछ फुल फॉर्म देखते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सारी फुल फॉर्म आपके एग्जाम में आती हैं, तो यहाँ पर कुछ फुल फॉर्म भी आपको नोट कर लेना है। ठीक है, सबसे पहले हम फुल फॉर्म देखेंगे आस्काई की। ASCII, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका मतलब होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये हमारा सबसे पहला फुल फॉर्म है आस्काई, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इसका फुल फॉर्म होता है। दूसरा है आपका बीपीएस। बीपीएस का मतलब होता है बिट्स पर सेकेंड, बिट्स पर सेकेंड, ये फुल फॉर्म हो गया बीपीएस का। इसके बाद अगर हम बात करते हैं सीमॉस की, तो सीमॉस वैसे हमने कई बार आपको बताया है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ये आपका फुल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं सीडीआर की, सीडीआर की, तो कॉम्पैक्ट डिस्क क्या हो जाएगा? रिकॉर्डेबल, रिकॉर्डेबल, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, ये सीडीआर का फुल फॉर्म होता है। अगर हम बात करते हैं ईडीपी की, ईडीपी, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, ये फुल फॉर्म होता है ईडीपी का। इसके बाद अगर हम बात करते हैं गीगो की, तो आपको पता है गीगो का मतलब क्या होता है? गार्बेज इन गार्बेज आउट, ये फुल फॉर्म होता है आपका गीगो का, गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर हम देखें सिम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है, ये आपका सिम का फुल फॉर्म होता है। अगर हम देखें एचपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एचपी का, तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा? हैवलेट, एचपी जो कंपनी है ना, उसका फुल फॉर्म है हैवलेट और पैकार्ड। इसके बाद अगर हम बात करते हैं आईवीएम की, तो आपको पता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल
बिजनेस मशीन, ये आपका IBM का फुल फॉर्म है। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन IBM का फुल फॉर्म होता है। अगला दिया है यहाँ पर लेजर। लेजर का फुल फॉर्म क्या होता है? तो लेजर का आप नोट करिएगा, लाइट एम्प्लीफिकेशन, ठीक है, लाइट एम्प्लीफिकेशन फॉर स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, इमिशन ये फुल फॉर्म होता है आपका इमिशन ऑफ रेडिएशन लेजर का, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट देखते हैं, उसके बाद फिर आगे डिस्कस करते हैं कुछ और टॉपिक। जैसे एक आपका होता है, अगर हम MP4 की बात करते हैं, MP4, तो MP4 इसका मतलब क्या होता है? MP4 का मतलब होता है MPEG, ठीक है, यानी मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। अगर हम AVI की बात करते हैं, AVI की अगर बात करें तो इसका मतलब क्या होगा? ऑडियो वीडियो इंटरलीव, ऑडियो वीडियो इंटरलीव होता है, ये AVI का फुल फॉर्म होता है। चलिए, तो ये फुल फॉर्म जो भी इंपॉर्टेंट थी वो हमने आपके साथ डिस्कस कर ली है। इसके बाद अब हम आगे बात करते हैं सर्च इंजन को लेकर। अब सर्च इंजन के बारे में बहुत सारे सवाल आपसे होते हैं कि सर्च इंजन क्या होता है। देखिए, सर्च इंजन एक प्रकार का वेबसाइट ही होता है, वेबसाइट। और इस वेबसाइट का उद्देश्य क्या होता है कि जो भी कीवर्ड आप इस वेबसाइट पर डालते हैं और सर्च करते हैं, उससे संबंधित जानकारी आप तक पहुंचाना ही सर्च इंजन का काम होता है। तो अगर आप देखेंगे सबसे पॉपुलर जो सर्च इंजन है वो कौन सा है आपका, तो सबसे पॉपुलर की श्रेणी में आपका कौन सा आता है? गूगल आता है, ठीक है। google.com लिख सकते हैं या केवल गूगल लिख सकते हैं। तो google.com या गूगल आपका सबसे पॉपुलर सर्च इंजन है, और ये लगभग मार्केट का 92%, 92.1%, 92.01% जो है ना, ये जो है इसके पास यूजर हैं, ये ध्यान रखना है। यानी पूरा मार्केट इसी के हाथ में है, गूगल के पास में है। जितना भी आप सब भी जब सर्च करते होंगे तो हमेशा गूगल का ही इस्तेमाल करते होंगे। तो google.com एक सर्च इंजन है, यहाँ पर जो भी कीवर्ड आप डालते हैं उससे संबंधित जानकारियाँ आपको दी जाती हैं। अब बहुत सारे नाम आ सकते हैं आपके सामने, जैसे अगर हम बिंग की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि बिंग क्या है। तो बिंग एक सर्च इंजन है, ठीक है। ऐसे ही आपका याहू, तो याहू भी एक सर्च इंजन है, ये सारे आपको नोट कर लेना है। इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं बाइडू, तो बाइडू क्या है? एक सर्च इंजन है। ये बाइडू स्पेशली चाइना का है। कई बार पूछते हैं कि बाइडू कहाँ का है, चाइना का एक सर्च इंजन भी है और बाइडू एक ब्राउजर भी है, दोनों है। इसके बाद हम अगर 5 नंबर की बात करें तो yandex हो गया, yandex भी एक सर्च इंजन है आपका, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम देखें डक डक गो, तो डक डक गो क्या है? ये भी आपका एक सर्च इंजन है। इसके बाद में ask.com, ask.com भी एक सर्च इंजन है। इसके बाद में देखेंगे तो नेवर एक सर्च इंजन है, AOL एक सर्च इंजन है, ठीक है। इसके बाद में देखें सोगू एक सर्च इंजन है, और 9 हो गया, इसके बाद 10 आएगा ना, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखें क्वांटिवी एक सर्च इंजन है, और 12 हम नंबर देखें तो यहाँ पर है आपका इकोसिया, ठीक है, इकोसिया, ये भी आपका एक सर्च इंजन है। और यहाँ पर आपका है विकी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सर्च इंजन है, इनके नाम इसलिए हमने यहाँ पर नोट डाउन किए हैं ताकि अगर कभी आता है आपके एग्जाम में कि निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन का एग्जाम्पल है, और अगर गूगल, बिंग, याहू, बाइडू नहीं दिया है, इनमें से कोई नाम आ गया है तो आप नहीं बता पाओगे। तो ये नाम एक बार आपको याद रखना है, एक नज़र डाल लेना है कि हाँ भाई ये सारे नाम जो है ना वो सर्च इंजन के ही हैं, इनका काम है सर्च करना। यहाँ पर जो भी आप नाम डालते हैं तो वो इस कीवर्ड से रिलेटेड आपको कंटेंट प्रोवाइड करता है। तो ये तो आपने देख ली है सर्च इंजन। अब हम इसके बाद बात करते हैं कुछ ब्राउजर्स की। अब देखिए बहुत सारे ब्राउजर्स से हमारे पास क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ब्राउजर्स क्या करते हैं? किसी वेबसाइट तक जाने के लिए हमें एक प्लेटफॉर्म देते हैं। यानी ब्राउजर्स हमारा एक किस प्रकार का सॉफ्टवेयर हो गया? ये एप्लीकेशन हो गया। ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया जो हमारे सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करना पड़ता है। तो ऐसे बहुत सारे ब्राउजर्स हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो एक ब्राउजर आपका है जिसका नाम है वर्ल्ड वाइड और वेब। ध्यान रखना है, वर्ल्ड वाइड वेब,
ठीक है, ये आपका ब्राउजर था 1990 में बना था और ये फर्स्ट ब्राउजर है। कैसा ब्राउजर है? फर्स्ट ब्राउजर। तो फर्स्ट ब्राउजर की अगर बात करें, फर्स्ट ब्राउजर ये आपका है, यानी दुनिया का पहला ब्राउजर किसको माना जाता है? वर्ल्ड वाइड वेब को माना जाता है। बट इसमें एक बात आपको ध्यान रखनी है हमेशा, ये वर्ल्ड वाइड वेब एक में मिलाकर लिखा जाता है। जो ब्राउजर है उसको एक में मिलाकर लिखते हैं, इसमें कोई स्पेस नहीं रहता है, स्पेस नहीं रखना होता है। तो वर्ल्ड वाइड वेब ये एक ब्राउजर है जो कि 1990 में बना और बाद में इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? तो बाद में इसका नाम चेंज करके नेक्सस कर दिया गया। ठीक है, नेक्सस, यानी वर्ल्ड वाइड वेब को बाद में नेक्सस के नाम से जाना गया है। तो ये आपका एक ब्राउजर है। इसके बाद में और देखते हैं सेकेंड नंबर पे क्या लिखा है। तो यहाँ पर अगला जो ब्राउजर है वो है आपका लाइन मोड। लाइन मोड ब्राउजर 1991 में डेवलप हुआ, 1991 में। ठीक है, इसके बाद थर्ड नंबर पे कौन सा ब्राउजर है? एयरवाइज मैक www, ये आपका 1992 में ब्राउजर आया। इसके बाद में मोजाइक। ठीक है, ये मोजाइक की विशेषता क्या है? फर्स्ट ग्राफिकल है, पहला ग्राफिकल जिसमें आप इमेज वगैरह भी देख सकते हैं। फर्स्ट ग्राफिकल वेब ब्राउजर है, 1993 में आया है। तो मोजाइक जो है वो फर्स्ट ग्राफिकल वेब ब्राउजर है, 1993 में आया है और उसके बाद में इसका ही नाम चेंज करके कर दिया गया था क्या? नेटस्केप नेविगेटर। तो नेटस्केप नेविगेटर जो ब्राउजर है ये 1994 में आया, मतलब इसका ही नाम चेंज करके 1994 में नेटस्केप नेविगेटर बना दिया गया। किसको? मोजाइक को। तो पहला वेब ब्राउजर कौन सा है? आपका मोजाइक है, इस बात का आप ध्यान रखना है। अगर नहीं आता है मोजाइक ऑप्शन में तो आपका फिर नेटस्केप नेविगेटर हो जाएगा। अगला है आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर, सब जानते होंगे इंटरनेट एक्सप्लोरर। ठीक है, ये 1995 में आया, 1995 में आया। मैक्सथन की अगर हम बात करते हैं तो ये भी आपका क्या है? एक ब्राउजर ही है और ये 2005 में, कब आया? 2005 में। तो देखो मैक्सथन भी आपका एक ब्राउजर हो गया है। इसी प्रकार से अगर हम आगे देखें, एप्पल सफारी 2003 में आया, ये भी आपका एक ब्राउजर ही है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं मोजिला फायरफॉक्स की, तो आप सबको पता है मोजिला फायरफॉक्स के बारे में, ये भी आपका एक ब्राउजर ही है। और मोजिला फायरफॉक्स जो आया है वो 1997 में आया था, 1997 में आया था, ध्यान रखना है 1997 में आया था। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं, एक आपका होता है AOL ब्राउजर भी होता है, AOL एक्सप्लोरर। ठीक है, AOL अभी आपने यहाँ फर्स्ट में देखा और AOL एक्सप्लोरर नाम से एक ब्राउजर आता है, तो ये 2005 में आया, 2005 में आया। इसके बाद अगर हम बात करते हैं गूगल क्रोम की, तो ये 2008 में आया। ठीक है, तो ऐसे कई सारे ब्राउजर हैं जो कि हमने यहाँ पर आपके सामने नोट डाउन किए हैं। इन सबको आपको याद रखना है। दुनिया का पहला ब्राउजर वर्ल्ड वाइड वेब आप बोलेंगे, बाद में नाम चेंज करके नेक्सस कर दिया गया, 1990 में सबसे पहले बना था वर्ल्ड वाइड वेब, यानी सबसे पहले ये 1990 में बनाया गया था टिम बर्नर्स-ली के द्वारा। किसने बनाया था इसको? टिम बर्नर्स-ली, ये भी ध्यान रखना है, टिम बर्नर्स-ली के द्वारा सबसे पहले इसको 1990 में बनाया गया था। ओके, चलिए, तो ये तो हमने कुछ ब्राउजर्स देखे हैं, इसमें कुछ आपके टेक्स्ट रिलेटेड हैं और कुछ आपके ग्राफिकल हैं। मतलब अगर आप देखोगे यहाँ से तो ये ग्राफिकल हैं, मोजाइक से लेकर के ये सारे ग्राफिकल हैं। चलो हम यहाँ पे लिखा देते हैं कि टेक्स्ट वाले कौन से हैं, टेक्स्ट आधारित कौन से हैं, टेक्स्ट बेस्ड ब्राउजर। ठीक है, टेक्स्ट बेस्ड ब्राउजर भी आप अलग से नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए टेक्स्ट बेस की जब हम बात करते हैं तो फर्स्ट नंबर पे क्या आ जाएगा? ईमैक W3, ये फर्स्ट जो आपका ये टेक्स्ट बेस्ड है, ध्यान रखना है। अगला है EWW। ठीक है, अगला है आपका EWW। इसके बाद में थर्ड नंबर पे दिया है लाइन मोड ब्राउजर, जो अभी हमने लिखाया था आपको, लाइन मोड अभी आपका टेक्स्ट बेस्ड है।
और इसके बाद है लिनक्स। ठीक है, स्पेलिंग देख लो ध्यान से, ऐसे लिखोगे आप W3M। तो ये कुछ ब्राउज़र हैं जो टेक्स्ट बेस्ड ब्राउज़र हैं, मतलब आप इनमें ब्राउजिंग तो कर सकते थे बट टेक्स्ट बेस्ड था, केवल ग्राफिकल नहीं था, है ना। ग्राफिकल की शुरुआत हुई है मोजाइक से, जब मोजाइक आया तो वहाँ से फिर ग्राफिकल की शुरुआत हो गई है। बाकी फिर आगे के जो आपके मोजिला फायरफॉक्स है, गूगल क्रोम है, सफारी है, ठीक है, ये सब आपके कैसे हैं, ये सब आपके ग्राफिकल वेब ब्राउज़र हैं। और इसमें हाँ एक हमने आपको लिखाया नहीं था, तो उसके आगे एक नोट कर लेना, और इसमें आप बढ़ा लीजिएगा माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट एज, माइक्रोसॉफ्ट एज को और आप बढ़ा लीजिएगा। माइक्रोसॉफ्ट एज होता है, इसकी विशेषता क्या है, विंडो 10 का डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है। ठीक है, विंडो 10 में डिफ़ॉल्ट रूप से हमें मिलता है माइक्रोसॉफ्ट एज नाम का ब्राउज़र है, जो सिमिलर होता है किसके समान है, गूगल क्रोम के समान है। ये भी आप ध्यान रखना है, किसके समान है, गूगल क्रोम के समान है। जैसा गूगल क्रोम होता है वैसा ही लगभग आपका माइक्रोसॉफ्ट एज नाम का ब्राउज़र होता है। ओके, तो अब बारी आती है सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं उनके बारे में बात करने की। तो यहाँ पर योजना से संबंधित बात करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे PMSBY को देखते हैं। PMSBY का फुल फॉर्म क्या होता है, पहले तो ये आपको पता होना चाहिए, तो आप इसका फुल फॉर्म नोट कर लीजिएगा। प्रधानमंत्री, दिखाई दे रहा है आपको, हाँ जी, क्या मतलब होता है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, ये तो इसका फुल फॉर्म है। PMSBY का मतलब है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। शुरुआत कब हुई, स्कीम आपके लॉन्च कब की गई, तो कब लॉन्च हुई, 9 मई 2015 को, 9 मई 2015 को इसे लॉन्च किया गया था, शुरू किया था। ठीक है, इसको लॉन्च कब किया गया था, 9 मई 2015 को इसको लॉन्च किया गया था कोलकाता में। अब देखिए यहाँ पर जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, इसका जो प्रीमियम है वो कितना है, जिसके अगर हम प्रीमियम की बात करते हैं, मतलब इसमें कितना प्रीमियम जाता है, तो अगर हम प्रीमियम की बात करें तो 20 रुपये, ठीक है, 20 रुपये प्रति वर्ष का ये प्रीमियम है। ये आपकी न्यूनतम दर है प्रीमियम की। ठीक है, प्रीमियम कितना है, 20 रुपये पर ईयर आपको इसमें प्रीमियम देना होता है इस सर्विस का लाभ लेने के लिए, PMSBY यानी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा के लिए। और इसमें आपको मिलेगा क्या, तो देखिए आकस्मिक निधन पर, अगर आकस्मिक निधन होता है किसी का, ठीक है, तथा स्थायी विकलांगता, तथा स्थायी आकस्मिक निधन तथा स्थायी विकलांगता पर हमें इसमें क्या मिलता है, 2 लाख रुपए आपको दिए जाते हैं, 2 लाख रुपए की राशि आपको दी जाती है। स्थायी आंशिक अक्षमता अगर होती है, स्थायी आंशिक अक्षमता अगर होती है तो 1 लाख रुपए का जीवन कवरेज यहाँ पर है, 1 लाख का जीवन कवरेज आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। इस योजना की शुरुआत हुई 9 मई 2015 को कोलकाता में। प्रीमियम इसका 20 रुपये पर ईयर होता है, और आकस्मिक निधन हो जाता है, स्थायी विकलांगता हो जाती है तो 2 लाख रुपए का इसमें आपको मिलता है, और स्थायी आंशिक अगर अक्षमता हो जाती है तो 1 लाख रुपए का आपको मिलता है कवरेज। तो ये तो हो गई पहले आपकी, जिसका नाम है PMSBY प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इसके बाद में अब आगे की बात करते हैं। इसके बाद है आपका PMJDY। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, प्रधानमंत्री जन धन योजना, सबने नाम सुन रखा होगा, प्रधानमंत्री जन धन योजना, ये PMJDY है। इसकी जो देखिए 15 अगस्त 2014 को क्या हुआ था, इसकी घोषणा की गई थी। ठीक है, 15 अगस्त 2014 को इसकी घोषणा की गई थी, और इसको लॉन्च किया गया था 28 अगस्त। शुरुआत कब से हो गई थी, 28 अगस्त 2014। तो ये लॉन्च हुई थी 28 अगस्त 2014 को। सबसे पहले 15 अगस्त 2014 को लाल किले से
प्रधानमंत्री जी ने इसकी घोषणा की थी। इसके बाद में 28 अगस्त 2014 को ये योजना शुरुआत कर दी गई थी इसकी। अच्छा, इसमें विशेषता क्या है? जीरो बैलेंस से आप अकाउंट ओपन करा सकते हैं। जीरो बैलेंस से क्या कर सकते हैं? अकाउंट आप ओपन करा सकते हैं इस योजना के अंतर्गत। और इसमें आपका 30,000 रुपये तक का क्या हो जाता है? बीमा हो जाता है। 30,000 रुपये तक का जीवन बीमा इस योजना में आपको जीवन बीमा आपको मिल जाता है। ठीक है, अगर आप 6 माह तक, ठीक है, इसमें क्या करते हैं आप, 6 माह तक आपका 6 माह तक सही तरह से अगर परिचालन होता है खाते का, सही तरह से परिचालन करते हैं, ठीक है, परिचालन अगर आप सही तरीके से 6 माह तक खाते का परिचालन करते हैं तो आपको ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिल जाती है। 6 माह तक सही तरह से परिचालन करने पर ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिल जाती है। ये पॉइंट भी और आपको नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, यानी इसमें हम 6 माह तक अगर सही तरह से खाते का परिचालन करते हैं तो ओवरड्राफ्ट भी कर सकते हैं, और इसको हम जीरो बैलेंस से खाता यहाँ पर ओपन करा सकते हैं। 30,000 रुपये तक का जीवन बीमा यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, 15 अगस्त 2014 को इसकी शुरुआत मतलब घोषणा की गई और 28 अगस्त 2014 को इसको लॉन्च कर दिया गया, इसकी शुरुआत कर दी गई। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। इसके बाद आपका है PMJJBY। ठीक है, प्रधानमंत्री, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। जीवन ज्योति प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। अब इसको कब लॉन्च किया गया? तो ये आपका 9 मई 2015 को शुरुआत हुई इसकी। 9 मई 2015 को इसको लॉन्च किया गया। इसके लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? एज 18 से 50 वर्ष की होनी चाहिए। एज कितनी होनी चाहिए? 18 से 50 वर्ष के बीच में होना चाहिए। इसका जो प्रीमियम है वो 330 रुपये का सालाना प्रीमियम की अगर हम बात करें, प्रीमियम की अगर हम बात करें तो 330 रुपये पर ईयर आपको देना होता है ना। यानी पर डे का, एक दिन का 1 रुपये से भी कम का प्रीमियम है इस योजना के अंतर्गत, तो 330 रुपये पर ईयर ये बनता है। इसमें दुर्घटना बीमा कितना हो जाता है? तो यहाँ 2 लाख रुपए तक का आपको मिलता है। ठीक है, दुर्घटना बीमा। और ये जो बीमा कवर है आपको ये कब तक मिलता रहता है? बीमा कवर 55 वर्ष तक। इस योजना में आप जो है ना वो 50 वर्ष तक इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। बीमा कवर आपको 55 वर्ष तक मिलता रहता है, और 55 वर्ष के बाद में बीमा कवर स्वतः ही समाप्त हो जाता है। 55 वर्ष तक बीमा कवर मिलेगा, इसके बाद क्या होगा? स्वतः समाप्त हो जाएगा। इसके बाद स्वतः समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या था आपका PMJJBY यानी PMJJBY, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इसके बाद में अगली योजना है आपका APL, जिसे हम कहते हैं अटल पेंशन योजना। APL क्या है? अटल पेंशन योजना क्या है? तो देखो ये लॉन्च कब हुई थी? 9 मई 2015 को इसको भी लॉन्च किया गया था, 9 मई 2015 को। ठीक है, डिपार्टमेंट इसका क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। एज इसमें कितनी होनी चाहिए? उम्र 18 से 40, ठीक है, वर्ष के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। कितना? 18 से 40 के बीच में अगर आप हैं तभी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इसमें पेंशन कितना मिलेगा? पेंशन आपको इसमें कितना मिलेगा? 1000 से लेकर के 5000 तक। ठीक है, मासिक पेंशन है इसमें, 1000 से लेकर 5000 तक मासिक पेंशन आपको इसमें मिलती है। अब देखिए यहाँ पर जो पेंशन है, किसको 1000 मिलेगा, किसको 5000 मिलेगा, ये किस पर डिपेंड करेगा? तो यहाँ आप लिख लीजिएगा पेंशन की राशि लाभार्थियों के द्वारा किए गए निवेश
व उनकी आयु पर निर्भर करती है, व उनकी आयु पर निर्भर करती है। ठीक है। पेंशन की राशि लाभार्थियों के द्वारा किए गए निवेश व उनकी आयु पर निर्भर करती है, कितना निवेश आपने किया और आपकी एज क्या है उसके अकॉर्डिंग तय किया जाएगा कि आपकी पेंशन क्या बनेगी। ठीक है, 1000 से 5000 के बीच में आपकी हो सकती है। और इसमें आपको 60 वर्ष के बाद में क्या होगा, जब आप 60 वर्ष के हो जाएंगे तो 60 वर्ष के बाद मासिक पेंशन प्रदान की जाती है, मासिक पेंशन प्रदान की जाती है। तो 60 वर्ष के बाद में मासिक पेंशन आपको दी जाती है। ठीक है ना। चलो, इसके बाद एक और योजना है जिसका नाम है PMMY। क्या होगा इसका मतलब, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। और इससे एक सवाल आया था एग्जाम में पिछले, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ठीक है, अब इसको लॉन्च कब किया गया, 8 अप्रैल 2015। 8 अप्रैल 2015 को इसको लॉन्च किया गया। एक बार इसमें सवाल पूछा गया था, तो PMMY यानी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में अधिकतम लोन कितना ले सकते हैं, तो लोन आपको कितना मिलता है इसमें, 10 लाख तक का अधिकतम आप लोन ले सकते हैं, 10 लाख रुपए तक का। ठीक है, और ये किसके लिए है, तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, नॉन कॉरपोरेट नॉन फॉर्म स्मॉल माइक्रो इंटरप्राइज। ठीक है, यानी जो छोटे छोटे बिजनेसमैन लोग हैं, जो छोटे छोटे इंटरप्राइजेज हैं, उनके लिए क्या है, यहाँ पर इस योजना के तहत, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत आपको लोन मिल जाएगा 10 लाख रुपए तक का। और इसको लॉन्च किया गया था 8 अप्रैल 2015 को इसको लॉन्च किया गया था। बहुत सारे एंटीवायरस भी आपके एग्जाम में आते हैं, तो कुछ एंटीवायरस भी आपको यहाँ पर नोट कर लेने हैं। यहाँ लिखिएगा एंटीवायरस। ठीक है, आज इस क्लास में ऐसे सारे टॉपिक पढ़ा देंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे एंटीवायरस कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक नाम आता है बिट डिफेंडर का, तो बिट डिफेंडर एक एंटीवायरस का प्रकार है, ये सब आपको पता होना चाहिए। नॉर्ट्रॉन ये एंटीवायरस है आपका। ठीक है, अवास्ट एंटीवायरस है आपका, अवास्ट एंटीवायरस, ये सब एंटीवायरस हैं आपके। अगला क्या है, अगला है अवीरा फ्री सिक्योरिटी, तो ये भी आपका एंटीवायरस है। उसके बाद में लिखो आप पांडा, ये भी आपका एंटीवायरस है। टोटल ये भी एंटीवायरस है। मालवेयर बाइट्स, ये भी एंटीवायरस है। K7 की बात करें तो ये भी एंटीवायरस है। तो ये जो नाम आपके सामने हैं सभी एंटीवायरस हैं, इनको याद रखना है। कई बार आपसे एग्जाम में पूछते हैं कि निम्न में से कौन सा एंटीवायरस का प्रकार है, तो आप यहाँ पर बता पाएंगे इसमें से सारे के सारे जो आपके सामने हैं वो एंटीवायरस के प्रकार हैं। इसके बाद अब कुछ वर्ड प्रोसेसर यहाँ पर देखेंगे। बहुत सारे वर्ड प्रोसेसर से सवाल आपके एग्जाम में आते हैं। तो वर्ड प्रोसेसर में अगर हम देखें, सबसे पहला हमारा यहाँ पर दिया है एवी वर्ड। अब एवी वर्ड नाम जैसे आपके सामने आए तो आप समझ जाओगे कि एवी वर्ड एक वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है। 1 दिसंबर 1998 को इसको लॉन्च किया गया था। C++ लैंग्वेज इसमें यूज की गई है। इसके बाद दूसरा देखो अपाचे ओपन ऑफिस राइटर, इसका नाम है अपाचे ओपन ऑफिस राइटर। ये क्या है, वर्ड प्रोसेसर है। 8 मई 2012 को इसको लॉन्च किया गया था। C++ जावा इसमें यूज की गई। C++ जावा, इसकी कोई खास आवश्यकता नहीं है लैंग्वेज की, बट फिर भी आप लिख लीजिएगा तो ज़्यादा ही बेटर है। तो अपाचे ओपन ऑफिस राइटर ये भी आपका वर्ड प्रोसेसर है। थर्ड की अगर हम बात करते हैं, थर्ड है आपका कालीग्रा वर्ड्स। तो 11 अप्रैल 2012 को इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है,
कैलिग्रा वर्ड को, तो ये भी आपका एक वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं, अगला है ईथरपैड। इसको नवंबर 2008 में लॉन्च किया गया था ईथरपैड को। और हम इसके बाद आगे देखें तो यहाँ पर के वर्ड आता है। के वर्ड 1998 में इसको लॉन्च किया गया था, के वर्ड को। तो ये सारे के सारे जो नाम आपके सामने ना, ये वर्ड प्रोसेसर हैं। इसके बाद हम अगर देखें लिब्रे ऑफिस राइटर, तो लिब्रे ऑफिस राइटर को अक्टूबर 2011 में लॉन्च किया गया था, जो आप सब पढ़ते भी हैं लिब्रे ऑफिस राइटर। तो ये सारे आपके क्या हैं, वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर हैं। तो ये तो ऐसे हैं ना जो फ्री हैं, मतलब इनके लिए कोई पैसा नहीं देना है, फ्री ओपन सोर्स है। आप यहाँ लिख सकते हैं फ्री ओपन सोर्स। ये जो भी आपने लिखे हैं, अभी वर्ड है, अपाचे ओपन ऑफिस राइटर है, कैलिग्रा वर्ड है, ईथरपैड है, के वर्ड है, लिब्रे ऑफिस राइटर है, सारे कैसे हैं, ये सारे के सारे आपके फ्री यानी ओपन सोर्स हैं। इसके लिए कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, इसको ऑनलाइन डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। आप कुछ नाम लिखते हैं जो आपके प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर हैं, प्रोप्राइटरी जिसके लिए आपको पैसे देने होते हैं। तो इसमें आता है आपका, एक आता है पेजेज। पेजेज नाम का जो आपका सॉफ्टवेयर है, जो आपका एक वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है, इसको लॉन्च किया गया था 11 जन 2005 में। और इसके डेवलपर की बात करते हैं तो ये एप्पल इन कॉर्पोरेशन के द्वारा डेवलप किया था, एप्पल इन कॉर्पोरेशन के द्वारा बनाया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ये पूछते हैं कि एप्पल का वर्ड प्रोसेसर कौन सा है, तो आप बोलोगे पेजेज, ये एप्पल का वर्ड प्रोसेसर है। दूसरा अगर हम बात करते हैं तो आपको पता है, आप MS वर्ड के बारे में जानते होंगे। MS वर्ड भी ये 1983 में, ठीक है, 1983 में इसको लॉन्च किया गया था और माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इसको बनाया गया था। किसके द्वारा? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इसको डेवलप किया था। ये कौन सा है आपका? MS वर्ड हो गया। थर्ड देखते हैं, थर्ड है आपका एप्लिक्स वर्ड। 1996 में इसको लॉन्च किया गया था और विस्टा सोर्स इसके डेवलपर हैं, विस्टा सोर्स, ठीक है, इन कॉर्पोरेशन के द्वारा इसको बनाया गया था। तो एप्लिक्स वर्ड, ये भी नाम ध्यान रखना है, वर्ड प्रोसेसर है। और चौथा अगर हम बात करते हैं तो वर्ड पैड का नाम आपने सुना होगा। वर्ड पैड भी एक बेसिक वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है। ये 1995 में बना था, 1995 में। और डेवलपर कौन है? माइक्रोसॉफ्ट है। तो एक बेसिक सा सॉफ्टवेयर है आपका वर्ड पैड, सब जानते हैं। ये आपका 1995, जो आपका विंडो 95 है ना, तो विंडो 95 जब आया था उसके साथ में ये आपको मिला था। आपको पता है जब भी आप विंडो इंस्टॉल करते हैं तो ये आपको वर्ड पैड अलग से डालना नहीं पड़ता है, विंडो के साथ में ही इंस्टॉल हो जाता है। तो 95 जो आपका विंडो 95 आया था 1995 में, जब से ये वाला सॉफ्टवेयर आपको मिला है वर्ड पैड का आपके विंडोज़ के साथ में। तो ये भी आपका एक वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर ही है, ठीक है। देखिए आपके एग्जाम में कई बार जीनोम के बारे में पूछते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप समझ लो। अगर हम जीनोम की बात करते हैं, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? GNU नेटवर्क ऑब्जेक्ट मॉडल इन्वायरमेंट, ये इसका फुल फॉर्म होता है। जीनोम का फुल फॉर्म है GNU नेटवर्क ऑब्जेक्ट मॉडल इन्वायरमेंट। ये है क्या? एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, इज अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। किसके लिए है? इसको शॉर्ट में लिखते हैं GUI, ठीक है, फॉर लिनक्स OS, यानी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर हो गया, एक तो याद रखना है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा। देखो आपका जो लिनक्स है ना, लिनक्स में दो प्रकार के इंटरफेस हैं, एक आपका CUI है और एक आपका GUI है। समझ रहे हो? CUI ये करेक्टर यूजर इंटरफेस है, यहाँ कमांड आप लिखते हैं यहाँ पर, और GUI ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। तो लिनक्स को GUI बनाने के लिए कौन सा यूज होता है सॉफ्टवेयर? जीनोम यूज होता है। GNU नेटवर्क ऑब्जेक्ट मॉडल एनवायरनमेंट, इसका फुल फॉर्म होता है एज ए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI फॉर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो आपके लिनक्स के लिए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रदान करता है। ओके, चलिए, तो जो आपका लिनक्स है ये दो प्रकार का इंटरफेस रखता है, CUI और GUI, दोनों के बारे में आपको ऑलरेडी
बता भी रखा है और इसके फुल फॉर्म भी आप सबको पता है। ठीक है, चलो देखिए कुछ प्रोटोकॉल्स के पोर्ट नंबर आपसे पूछते हैं, तो कुछ हमने यहाँ पर लिखे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। प्रोटोकॉल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जैसे अगर हम SMTP की बात करें, SMTP का जो पोर्ट नंबर कई बार पूछते हैं कितना होता है, 25 होता है। और अगर ये इनक्रिप्टेड फॉर्म में है, कैसा है, इनक्रिप्टेड है, इनक्रिप्टेड मतलब अगर ये सिक्योर है तो इसका कितना हो जाएगा, 587 हो जाएगा। तो SMTP का मतलब होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, पोर्ट नंबर 25 है, इनक्रिप्टेड होगा तो 587 हो जाएगा। अगला है आपका POP3, इसका जो POP3 है इसका पोर्ट नंबर होता है 110, और अगर इनकम्प्लीट की हम बात करें तो कितना हो जाएगा, 995 हो जाएगा, तो याद रखना है। अगर हम IMAP की बात करें, IMAP का मतलब होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, तो इसका पोर्ट नंबर 143 होता है। अगर इनक्रिप्टेड है आपका तो 993 हो जाएगा। अगर हम HTTP की बात करते हैं तो इसका पोर्ट नंबर 80 होता है, और अगर इनक्रिप्टेड फॉर्म में है तो इसका हो जाएगा 443। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स के पोर्ट नंबर हैं, कई बार अधिकांश इनमें से पूछ लेता है आपसे एग्जाम में, तो याद रखना है। कई बार ये पूछता है कि जो आपके मेल के लिए प्रोटोकॉल यूज होते हैं वो कौन कौन से हैं, तो देखिए मेल में यूज होने वाले SMTP, IMAP और POP3, ये मेल में यूज होने वाले प्रोटोकॉल हैं। मेल को अपलोड करने का काम करता है SMTP, मेल को डाउनलोड करने का काम करता है POP3 और IMAP। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल होता है, और पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये सारे फुल फॉर्म आपको पता होने चाहिए। देखिए अब थोड़ा लिब्रो ऑफिस की बात कर लेते हैं। अगर हम यहाँ लिब्रो ऑफिस के बारे में थोड़ी सी बात करें तो यहाँ सबसे पहले लिखते हैं हम लिब्रो ऑफिस। लिब्रो ऑफिस एक ऑफिस सूट है, ये एक ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब ये आपको फ्री में मिल जाता है, इसके लिए कोई पैसे वैसे आपको देना नहीं पड़ता है। तो अगर हम इसके फाउंडर की बात करते हैं, लिब्रो ऑफिस के फाउंडर की अगर हम बात करते हैं तो फाउंडर है इसके मार्को वॉरिज। ठीक है, मार्को वॉरिज इसके फाउंडर हैं, और इसको रिलीज किया गया था 25 जनवरी 2011 में। 25 जनवरी 2011 में इसको रिलीज किया गया था लिब्रो ऑफिस सूट को। और इसकी जो अवेलेबल लैंग्वेज हैं, इसमें टोटल अगर हम देखें कितनी लैंग्वेज हैं, तो ये आपका 119 भाषाओं में काम करता है लिब्रो ऑफिस। ठीक है, अगर हम इसमें देखें जो आप सब पढ़ते हैं लिब्रो ऑफिस के अंतर्गत, वो आपका राइटर होता है। तो राइटर में अगर हम देखें मेनू कितने होते हैं टोटल, तो टोटल मेनू की संख्या 11 होती है आपके राइटर में। डिफॉल्ट फंड कौन सा होता है, डिफॉल्ट फंड नेम आपसे कई बार पूछ सकते हैं एग्जाम में, तो क्या होगा, लिबरेशन शरीफ। तो डिफॉल्ट फंड नेम हो जाएगा लिबरेशन शरीफ। अगर हम एक्सटेंशन की बात करते हैं लिब्रो ऑफिस राइटर की, तो क्या होगी, .od और टी होती है। ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट इसका फुल फॉर्म होता है। अगर हम देखें लिब्रो ऑफिस में जो हेडिंग हम लगाते हैं उसका साइज़ क्या बनता है, तो हेडिंग अगर हम 1 अप्लाई करते हैं, हेडिंग 1 अप्लाई करोगे तो साइज़ 18.2 हो जाएगा। अगर हेडिंग आप 2 अप्लाई करोगे तो साइज़ 16.1 हो जाएगा। 3 अप्लाई करोगे तो 14.1 साइज हो जाएगा। और अगर हम जूम की बात करते हैं तो मैक्सिमम जूम कितना कर सकते हैं, राइटर में 600% कर सकते हैं, और मिनिमम कितना कर सकते हैं, 20% कर सकते हैं। ये आपको लिब्रो ऑफिस में याद रखना है। टोटल मेनू कितने होते हैं, 11 होते हैं। ठीक है, फंट नेम क्या होता है, लिब्रो शरीफ होता है। ODT इसका एक्सटेंशन होता है 18.2, 16.1, 14.1, ये हेडिंग 1 to 3 की साइज है। और अगर हम जूम की बात करें तो 600% और मिनिमम 20% हम जूम कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम कैल्क की बात करें, कैल्क एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, लिब्रो ऑफिस का एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। तो कैल्क में कितने मेनू होते हैं अगर ये पूछा जाए आपसे, तो यहाँ पर मेनू की संख्या कितनी हो जाएगी, मेनू की संख्या 11 हो जाएगी। टोटल 11 मेनू होते हैं। डिफ़ॉल्ट फंट इसमें क्या होता है, डिफ़ॉल्ट फंट साइज इसमें क्या होता है, तो 10 होता है, यानी बाय डिफ़ॉल्ट 10 साइज मिलता है। और फंट का नेम क्या होता है, तो लिबरेशन क्या होगा, लिबरेशन सेंस होगा, ये ध्यान रखना। लिबरेशन शरीफ था राइटर का, यहाँ पर लिबरेशन सेंस हो जाएगा। मिनिमम फंड की अगर हम बात करते हैं, मिनिमम फंड 6 होता है, और मैक्सिमम कितना होता है, 96 होता है। ये राइटर में, कैल्क में और इम्प्रेस में सभी में होता है। ठीक है, इसमें अगर हम ये देखें तो कितने कॉलम हम ले सकते हैं, 1024 इसमें कॉलम होते हैं। अंतिम कॉलम का नाम क्या होता है, अंतिम कॉलम का नाम AMJ होता है। और इसमें हम रो कितना ले सकते हैं,
तो रो 10,48,576 ये आपके टोटल रो होती हैं, लिब्रे ऑफिस में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम देखें सेल कितनी होती है, सेल इन अ वर्कशीट, एक वर्कशीट में सेल की संख्या कितनी होती है ये भी ध्यान रखना है। तो नंबर यहाँ नोट करो, 10, 73, 74, 18, 24 ये संख्या होती है आपकी टोटल सेल की। और अगर हम देखें एक सेल में कितने करेक्टर आ सकते हैं तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सेल में कितने करेक्टर आ सकते हैं, 32,767 करेक्टर एक सेल में आ सकते हैं। सेल समझ रहे हैं क्या होता है, ऐसे करके जो कॉलम होते हैं एंड रोज होते हैं, तो बीच का जो बॉक्स होता है ना, इसको सेल कहते हैं। इस सेल के अंदर इतने करेक्टर आप लिख सकते हैं और टोटल सेल आपकी कितनी बनती हैं, 10, 73, 74, 18, 24 से सेल होती हैं। रोज कितने होते हैं, तो रोज नीचे की तरफ जाते हैं 1 2 3 4 ऐसे करके 10,48,576 होते हैं। कॉलम ABCD करके होते हैं 1024 होते हैं। लास्ट कॉलम का नाम है AMJ, ये याद रखना है। अगर हम देखें सीट की बात करें तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर आपको एक सीट मिलती है और मैक्सिमम आप इसमें 10,000 सीट ऐड कर सकते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर। ठीक है, और अगर हम कैल्क का एक्सटेंशन देखें तो एक्सटेंशन यहाँ लिख लो आप। एक्सटेंशन की बात करें .ods हो जाएगा, ये एक्सटेंशन होता है। ठीक है, चलिए इम्प्रेस में अगर आप देखोगे तो कितने मेनू होते हैं, सबसे पहले मेनू देखते हैं। तो इम्प्रेस में मेनू की संख्या 10 होती है, टोटल 10 मेनू होते हैं। अगर हम जूम की बात करते हैं तो मिनिमम कितना होता है, आप बोलोगे सर 5% होता है। मिनिमम कितना 5%, और मैक्सिमम कितना होता है, तो मैक्सिमम होता है 3000%। ये मैक्सिमम जूम आप कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट फंड साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो डिफ़ॉल्ट फंड साइज़ क्या होता है, बोलो भाई। कुछ लिखोगे तो कितना साइज़ का लिखेगा, तो यहाँ पे 18 PT यानी 18 पॉइंट का साइज होता है। लिबरेशन सेंस इसका डिफ़ॉल्ट नेम होता है। जो फंड होगा क्या होगा, लिबरेशन सेंस, ये फंड होता है, फंड का नेम होता है। मिनिमम वही होगा, सब में होता है मिनिमम 6 और मैक्सिमम कितना 96। ये ड्रॉप डाउन के अंदर आपको मिनिमम 6 और मैक्सिमम 96 मिलेगा। एक्सटेंशन क्या होती है, तो एक्सटेंशन आपको लिख लेना है .od और इम्प्रेस दिया है तो ये प्रेजेंटेशन होता है, P हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका होता है ODP। तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट आज की इस क्लास में जो पॉइंट थे उनको हमने डिस्कस किया है और आज इतना ही रखेंगे क्लास में। ठीक है, आई होप आप सब ने इस क्लास को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, समझा होगा, और जो चीज़ें हमने यहाँ पर आपके लिए बताई हैं, जो आपने यहाँ पर नोट डाउन किए हैं, वो सब आपके एग्ज़ाम में काम आने वाली हैं। और अगर आप CCC का एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर किसी का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो यहाँ से जो चीज़ें आज आपने सीखी हैं बहुत कुछ आपके काम आने वाला है। आप सभी इस वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और जो भी साथी चैनल पर पहली बार हैं आप सभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन भी आप सभी को मिलते रहें। ठीक है, और जिनका भी कल एग्जाम है आप सबको हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, ऑल दी बेस्ट। आई होप आप सब बहुत अच्छा करेंगे। जो भी प्रश्न आपको आपके एग्जाम में याद रहे अपने प्रश्न हमें अवश्य भेजें। प्रश्न आप हमें मेल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 94522, हम यहाँ पर फिर लिख देते हैं एक बार, 94522999436। इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं info.cccstudy@gmail.com। इस मेल पर आप हमें मेल कर सकते हैं। ठीक है, info.cccstudy@gmail.com, यहाँ पर आप अपने क्वेश्चन हमें भेज सकते हैं। और जिन बच्चों ने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो आप इंस्टाग्राम पर जाइएगा और वहाँ पर हमें फॉलो कर लीजिएगा। CCC बाई फर्स्ट से वहाँ पर ID है और वहाँ पर भी आप हमें अपने प्रश्न भेज सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, गुड नाइट।